हेलो स्टूडेंट, संस्कृत की इस लाइव क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम विसर्ग संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि जो है वो सभी संधियों में सबसे सरल संधि मानी जाती है, बहुत सरल संधि मानी जाती है विसर्ग संधि, ठीक है। किंतु हम उसका अध्ययन लास्ट में करते हैं, इसलिए वहाँ तक हम पहुँचते पहुँचते हमारा मन जो है वो थक चुका होता है या हमारा इंटरेस्ट समाप्त सा हो चुका होता है। इसलिए हमें वह संधि जो है वह थोड़ी सी डिफिकल्ट सी लगती है। जबकि देखा जाए तो विसर्ग संधि जो है वो स्वर और व्यंजन इन दोनों से बहुत ही तो छोटी, संक्षिप्त तो होती है और बहुत ही सरल होती है। तो आज की इस क्लास में हम विसर्ग संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। मैंने आपका व्यंजन संधि का टॉपिक है वो भी छोड़ रखा है, ठीक है। पहले मैंने विसर्ग संधि ले लिया, तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि में जो पहली संधि है वो बेटा आपकी आती है सत्व संधि। विसर्ग संधि में जो पहली संधि है वह कौन सी संधि है? सत्व संधि। ये संधि देखने मात्र से ही आपको याद हो जाएगी, इसे रटने की या कंठस्थीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बालक, जो विद्यार्थी ध्यान से इस क्लास को देखेगा तो देखने मात्र से ही स्वतः ही ये संधि अपने संज्ञान में आ जाएगी और आपको स्वतः याद हो जाएगी भाई। तो सत्व संधि, सत्व संधि क्या कहती है बेटा? देखो, मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब भी आप संधि पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है, सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिना सूत्रों की सहायता से हम संधि कर सकते हैं। कैसे? तो देखना भाई। सत्व संधि, सत्व संधि जो है वो आपका इसमें नियम नंबर 1, सत्व संधि में नियम नंबर 1 क्या कहता है भाई? ये कहता है रे भाई, क्या कहता है कि ये कहता है कि विसर्ग के पश्चात, विसर्ग के पश्चात क्या हो? च अथवा छ, ट अथवा ठ, त अथवा थ, तो वहां पर सत्व संधि होती है। ये कहता है बेटा विसर्ग के पश्चात च छ ट ठ त थ हो तो वहां पर सत्व संधि होती है। अब सत्व संधि तो होगी, किंतु परिवर्तन क्या होगा? तो देखना भाई, ये विसर्ग तो हट जाएगा रे भाई, और विसर्ग के बाद यदि च छ होगा तो इसके स्थान पर ये वाला श, विसर्ग के बाद ट ठ होगा तो इसके स्थान पर षटकोण वाला मूर्धन्य आधा श, और विसर्ग के बाद त थ होगा तो त थ हट जाएगा और इसके स्थान पर स्लेट वाला आधा श। ये परिवर्तन होगा रे भाई। विसर्ग तो हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? श होगा। पुनः समझना, विसर्ग के बाद च छ होगा तो शंकर वाला आधा श, विसर्ग के बाद ट ठ होगा तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला श आधा, और विसर्ग के पश्चात त थ होगा तो विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला स आधा, आधा स्लेट वाला स, यानी जिसे हम हलंत स बोलते हैं। तो ये परिवर्तन होंगे। आप इसे एक बार पुनः और डिटेल में समझ सकते हो कि क्या कहता है भाई। ये कहता है बेटा, क्या कहता है? ये कहता है कि यदि अगर विसर्ग के बाद च अथवा छ हो तो इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला स परिवर्तन होता है। ये कहता है, या इसको अगले उसमें स्लाइड में पढ़ते अपन। इसको आप विस्तार से यूं समझ सकते हो कि विसर्ग के पश्चात च अथवा छ तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स, थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। विसर्ग के पश्चात यदि अगर ट अथवा ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स आधा,
और विसर्ग के पश्चात त अथवा थ हो तो विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला स ये आधा, इस प्रकार का जो है ये परिवर्तन होता है। इसे हमने डिटेल में पढ़ा रे भाई, इसे आपने क्या में पढ़ा, इसे आपने डिटेल में पढ़ा रे भाई, ये लिखा हुआ था। इसी का विस्तृत रूप है कि विसर्ग के पश्चात च छ हो तो विसर्ग के स्थान पर श, विसर्ग के पश्चात ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स, और विसर्ग के पश्चात त थ हो तो विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला स होता है। इसे हमने विस्तृत रूप में ये लिखा था कि विसर्ग के पश्चात च छ हो तो ये वाला स, यानी विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग के बाद ट ठ हो तो ये वाला स, और विसर्ग के बाद त थ हो तो ये वाला स। इस प्रकार का परिवर्तन होता है। ये आपका सत्व संधि का नियम नंबर 1 समाप्त होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तपः प्लस चर्या, बेटा लिखा हुआ है तपः प्लस चर्या, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है च, और विसर्ग के बाद च अथवा छ होने पर कौन सा स है, शंकर वाला स आधा, ठीक है। तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स होगा, तो जब आप इसे जोड़ोगे तो बेटा ये बनेगा तपश्चर्या। क्या बनेगा, तपश्चर्या। जैसे कि निहि प्लस छल, तो क्या बन जाएगा, निश्चल। जैसे कि निहि प्लस चय, तो क्या बन जाएगा भाई, निश्चय। जैसे कि तप प्लस चर्या तपश्चर्या, निहि प्लस छल निश्चल, और निहि प्लस च बराबर निश्चय। अब उदाहरण देखते हैं आपका मूर्धन्य स का यानी षटकोण वाले स का। तो ये कहता है भाई, आपकी पुस्तक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि धनु प्लस टंकार है। तो बेटा आप देख रहे हो कि विसर्ग के पश्चात ट आ रहा है, तो विसर्ग तो हट जाएगा और मूर्धन्य यानी षटकोण वाला स आधा रह जाएगा। इसलिए धनु प्लस टंकार को जब आप जोड़ोगे तो आपका ये रूप बनेगा धनुष टंकार है। जैसे कि साधु प्लस ठगति, तो विसर्ग के बाद ठ आ रहा है ना, तो विसर्ग को आपको हटाना है, विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, मूर्धन्य स। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने जो भी लाइव देख रहा है उन्होंने यह आपका एग्जाम्पल बना दिया होगा, और ये एग्जाम्पल बन जाएगा साधु ठगति। तो वाला आप उदाहरण देखते हैं, तो लिखा गया भाई कि नमः प्लस ते, तो बेटा क्या बन जाएगा, नमस्ते। नमः प्लस ते को जब आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा रे भाई, नमस्ते। ठीक है, ये आपका नियम नंबर 1 सत्व संधि का समाप्त होता है भाई। पुनः समझना बेटाओ, सत्व संधि में क्या कहता है भाई, सत्व संधि में वो कहता है कि यदि अगर विसर्ग संधि, विसर्ग में आपकी पहली संधि कौन सी, सत्व संधि। ये कहता है कि यदि अगर विसर्ग के पश्चात च छ हो तो आपका इस प्रकार का स यानी तालव्य स, यदि विसर्ग के पश्चात ट ठ हो तो इस प्रकार का स यानी मूर्धन्य स विसर्ग के स्थान पर होगा रे भैया, और विसर्ग के पश्चात त थ हो तो विसर्ग के स्थान पर आपका दंत्य स, ये इस प्रकार के परिवर्तन होंगे। और विसर्ग के स्थान पर आप देख रहे हैं कि तीनों ही स है, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या हो रहा है, स, इसलिए संधि का नाम पड़ गया आपका सत्व संधि। सबसे बड़ी चीज होती है कि विसर्ग के स्थान पर जो भी परिवर्तन होता है आपकी संधि का नाम वही पड़ जाता है। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स, यह आदेश हो रहा है, यह परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ संधि का नाम क्या हो गया, सत्व संधि। इसको हमने फिर विस्तार से समझा था भाई इस प्रकार की स्थिति में कि विसर्ग के पश्चात च छ हो तो श, ट ठ हो तो श, और त थ हो तो इस प्रकार का स यानी दंत्य स हो जाता है। ये तालव्य, ये मूर्धन्य और ये दंत्य स संस्कृत की भाषा में बोले जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, और इस प्रकार से सत्व संधि का नियम नंबर 1 आपका समाप्त होता है। अब बात करते रहे भाई
सत्व संधि का नियम नंबर 2, सूत्र पढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सूत्र था आपका वासरी, किंतु मैं बार बार कहता हूं सूत्र को आपको किसी बालक को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वासरी, ये जो सूत्र है, ये जो नियम है, ये क्या कहता है भाई? तो समझना, ये सिर्फ इतना सा कहता है कि विसर्ग के पश्चात, किसके पश्चात? विसर्ग के पश्चात यदि अगर श हो अथवा ये वाला श हो अथवा ये वाला श हो, तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर, वहां पर विसर्ग के स्थान पर ये वाला श होने पर तो ये वाला स ही हो जाएगा, और ये वाला स होने पर विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स आधा हो जाएगा, और दंत्य स होने पर आपका जो है इस प्रकार का तंत्य सही हो जाएगा। तो इसलिए विसर्ग को स ये तीनों कार्य होता है, पर किससे होता है भाई? तो लिखा गया है कि ये तीनों कार्य आपके किससे होंगे? ये तीनों कार्य आपके विकल्प से होते हैं। ठीक है भाई। अब ये आपका नियम है, किंतु इस नियम को हम बड़े ही सरल तरीके से और भी पढ़ सकते हैं। तो क्या है भैया वो तरीका? तो वो ये है कि आपका नियम, इसको फिर विस्तार से हम पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ते हैं। तो ये कहता है कि विसर्ग के बाद यदि अगर ये वाला श है, यानी आपका तालव्य स है, तो ये विसर्ग तो हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर आपका तालव्य स ही आ जाएगा, किंतु हलंत रूप में, यानी आधा आएगा। इसका नियम नंबर 2 कहता है कि विसर्ग के पश्चात षटकोण वाला स हो, यानी मूर्धन्य श हो, तो विसर्ग तो हट जाएगा बेटा हो, और इसके स्थान पर भी आपका मूर्धन्य स हलंत आ जाता है। इसका नियम नंबर 3 कहता है रे भाई कि विसर्ग के पश्चात यदि अगर दंत्य स हो तो विसर्ग तो हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर आपका ये दंत्य स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? तो आपने एक चीज बड़े गौर से देखी हो तो एक बहुत ही सरल सी चीज है और एक सामान्य रूप से सरल सा नियम बन जाता है। नियम क्या बनता है? तो नियम यह बनता है, ध्यान से सुनना, कि विसर्ग के बाद जैसा स विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स। पुनः समझना भाई, विसर्ग के बाद जैसा स विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स हो जाता है। यह सत्व संधि का आपका नियम नंबर 2 है। मैंने बोला था कि विसर्ग के बाद जैसा स, तो विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स, किंतु कैसा होगा? हलंत, यानी आधे रूप में। तो विसर्ग के बाद जैसा स, तो विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स। विसर्ग के बाद जैसा स, तो विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स। विसर्ग के बाद जैसा स, तो विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स हो जाता है। देखने मात्र से आपके समझ में आ गया होगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। नियम कहता है हमारा कि विसर्ग के बाद जैसा स विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स, ये आदेश हो जाता है। किंतु यह स कैसा होगा? तो यह स जो आपका है वो हलंत यानी आधा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हरि प्लस सेते, तो बेटा आप देख रहे होंगे कि यहां पर विसर्ग के पश्चात आपका ये वाला स है, यानी शंकर वाला स है, तो ये विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? इसी प्रकार का स, किंतु कैसा आएगा? आधा, और ये बन जाएगा आपका हरिश्चेते। ठीक है भाई। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, लिखा गया है नरपष्ठ, तो विसर्ग के पश्चात षटकोण वाला स है, तो विसर्ग तो हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर आपका
षटकोण वाला स आ जाएगा, किंतु कैसा आएगा, आधा, और ये बन जाएगा आपका नृपष्ठ। नृप का नृप लिख दिया और विसर्ग के स्थान पर आपने षटकोण वाला स लिखा, क्योंकि आगे भी षटकोण वाला ही स है और नियम हमारा था कि विसर्ग के बाद जैसा स तो विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स। जैसे कि सर्पः प्लस सरति, तो बेटा विसर्ग के पश्चात आपका दंत्य स है यानी स्लेट वाला स है, तो ये विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर ये वाला ही स आ जाएगा, ठीक है। और ये रूप बन जाएगा आपका क्या, सर्पस सरति। क्या रूप बन जाएगा, सर्पस सरति, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि यह कार्य किससे किया था हमने, यह कार्य हमने किया था विकल्प से, और विकल्प का मतलब होता है एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो जब यह कार्य नहीं होगा तब क्या रूप बनेगा रे भाई, तो जब यह कार्य नहीं होगा तब आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी विकल्प से तो हरिष्यते बनेगा, और जब यह रूप नहीं बनेगा तब आपको सिर्फ कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ प्लस का चिन्ह हटाना है और जैसे के तैसे आपको लिख देना है, क्योंकि ये कार्य किस प्रकार से होता है, विकल्प से। तो आपका बन गया हरिषेते, या नृपः षष्ठ लिखा हुआ है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ आपको प्लस का चिन्ह हटाना है और जो का त्यों लिख देना है, और ये बन जाएगा आपका नृपः षष्ठ। ठीक उसी प्रकार से ये रूप बन जाएगा आपका क्या, सर्पः सरति, ठीक है बेटाओ। और इस प्रकार से आपकी जो ये सत्व संधि है वो सत्व संधि समाप्त होती है। पुनः समझना बेटाओ एक बार कि आपने पढ़ा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में पहली संधि पढ़ी कौन सी आपने, सत्व संधि। सत्व संधि कितने नियम, सत्व संधि के 2 नियम। तो नियम नंबर 1 कहता है कि विसर्ग के बाद च हो तो विसर्ग के स्थान पर संकर वाला स, विसर्ग के बाद टठ हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स, और विसर्ग के बाद तथा हो तो विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला स हो जाता है। बेटाओ यहाँ पर आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि क्या साहब इसे याद करे, क्या इसे रटे कि च हो तो संकर वाला, टटा हो तो षटकोण वाला और तैथा हो तो स्लेट वाला, क्या इसे याद करने की या कंठस्थ करने की आवश्यकता है? सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटा इसे कंठस्थ याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होगा कि संस्कृत में या हिंदी में जो कक्का होता है तो उस कक्के का क्रम यही होता है, सब 3 जो स होते हैं उन 3 स में सबसे पहले आपका ये वाला स आता है, तत्पश्चात आपका षटकोण वाला स आता है नंबर 2 पे, और हिंदी के क्रम के अनुसार ही नंबर 3 पर जो है वो आपका स्लेट वाला स आता है। यह आपकी हिंदी की जो वर्णमाला है या हिंदी का आपका जो कक्का है उसके अनुसार तीनों स का क्रम है। और भैया हिंदी में ही आपके सबसे पहले च की लाइन आती है। इन तीनों लाइन की बात करें तो च की, ट की, त की, इन तीनों लाइनों की बात करें तो सबसे पहले किसकी लाइन आती है? च की लाइन आती है, उसके पश्चात ट की लाइन आती है, उसके पश्चात त की लाइन आती है। तो सीधी सी बात है कि जो जिस नंबर पर आ रहा है उसमें उसी नंबर का स हो जाएगा भाई। स कितने? 3, पहला संकर वाला, दूसरा षटकोण वाला, तीसरा स्लेट वाला, तो 3 स। और लाइन भी कितनी, वर्ण भी कितने? च छ ट ठ त थ, नीचे की लाइन का, ट की लाइन का, त की लाइन का। तो जो जिस नंबर पर आ रहा है उसमें उसी नंबर का वर्ण हो जाएगा भाई। तो च नंबर 1 पर आ रहा है तो पहले वाला स, ट नंबर 2 पे आ रहा है तो षटकोण वाला स, त नंबर 3 पे आ रहा है तो स्लेट वाला स। ये आपका परिवर्तन हो जाता है। इसके पश्चात हमने जो है वो एग्जाम्पल के माध्यम से इन उदाहरणों को पढ़ा था। और सत्व संधि का आपका नियम नंबर जो 2 था वो बड़ा सरल ही था कि विसर्ग के बाद जैसा स विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स। इसे हमने विस्तार में पढ़ा था इस प्रकार से कि विसर्ग के बाद जैसा स तो विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स हो जाता है, किंतु वैसे कैसा होगा? आधा होगा। और वह स कैसा होगा? वैसा विकल्प से होता है। तो और विकल्प का मतलब होता है एक बार होगा एक बार नहीं होगा। जब एक बार होगा तो आपके ये 3 रूप बनेंगे, और जब यह नहीं होगा तब आपका कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। उस समय विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाएगा। और इस प्रकार से आपकी जो है सत्व संधि समाप्त होती है। अगली क्लास में हम बेटाओ
ओत्तो संधि पढ़ेंगे, जो कि विसर्ग संधि की सबसे महत्वपूर्ण संधि होती है। तो तब तक के लिए नमस्कार।